अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट। तो लास्ट हमने स्टार्ट किया था लेक्चर दैट इज़ द पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल। ओके, तो वहाँ वहाँ पे हमने डिस्कस किया था डिफरेंट जो भी मैनेजमेंट प्रोसेसेस थे, जैसे कि definition of poultry, then quality and class of stock, then good husbandry, then protection from harsh environment, then maintenance of good health, then prevention of disease, then early recognition of disease, then nutrition for economic performance, early treatment of disease, and practice of good stock personship. ओके, तो ये सब चीज़ें हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ गुड स्टॉक पर्सनशिप। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। सो द टर्म स्टॉक पर्सनशिप किसको बोलेंगे? तो स्टॉक पर्सनशिप को डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इसके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स हैं, बट मोस्ट ऑफनली जो स्टॉक पर्सनशिप है उसको डिफाइन किया जाता है कि द हार्मोनियस इंटरेक्शन बिटवीन द स्टॉक एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेली केयर। जो हार्मोनियस इंटरेक्शन है, ठीक है, जो सिम्बायोटिक इंटरेक्शन है किसके बीच में, जो स्टॉक है, जो हमारा स्टॉक है दैट इज़ द पोल्ट्री, एंड जो ब्रीड और जो पर्सन जो उन ब्रीड को क्या कर रहा है, उनकी ब्रीडिंग कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक पर्सनशिप बोलते हैं। ओके, सो देयर इज़ नो डाउट दैट सम स्टॉक पीपल आर एबल टू ऑब्टेन मच बेटर परफॉर्मेंस देन अदर्स। तो यहाँ पे कोई शक नहीं है कि कुछ जो स्टॉक पर्सन है या जो स्टॉक पीपल है वो दूसरे स्टॉक पर्सन से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इन मैनी मैनर्स लाइक परफॉर्मेंस, ठीक है, इन क्वालिटी, इन क्वांटिटी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि जो स्टॉक पर्सन है वो किस तरीके से उस जो ब्रीड है या स्टॉक की प्रॉपर मैनेजमेंट करता है, उनकी प्रॉपर केयर करता है। ओके, सो जो बेसिस है या जो बेसिक है एक अच्छे स्टॉक पर्सनशिप की, तो दैट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड knowledge of the needs and behaviors of the stock under different circumstances of management techniques and a willingness to spend time with the stock to able to react to an adverse situation as they develop to keep stress to a minimum। तो एक अच्छे स्टॉक पर्सनशिप की क्या क्वालिटी रहती है कि सबसे पहले उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉलेज होना। ठीक है, किसके बारे में? जो स्टॉक है उसकी क्या नीड है, और जो स्टॉक है वो किस तरह बिहेव करता है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर या स्ट्रेस के अंदर। ठीक है, और कैसे जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है वो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और जो स्टॉक है कैसे बिहेव करता है टाइम टू टाइम, और जितना हो सके उस स्टॉक पर्सन को मेनली जो ब्रीड है उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि उसको पता चले कि जो ये स्टॉक है वो कैसे रिएक्ट करता है एडवर्स सिचुएशन में, और ये पता करने के बाद किस तरीके से उस स्ट्रेस को मिनिमाइज़ किया जाए या कम किया जाए जब ये जो स्टॉक है किसी एडवर्स सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो इन सारों के बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है किसकी? एक गुड स्टॉक पर्सनशिप की। ओके, सो हैविंग द राइट एटीट्यूड इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। एक राइट एटीट्यूड होना, ठीक है, टूवर्ड्स द स्टॉक, टूवर्ड्स द बिजनेस। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है एक अच्छे स्टॉक पर्सनशिप की। So the stock person who spends as much time as possible with the stock from day old onward by moving among them, handling them and talking to them will grow a much quieter bird that reacts less to harassment, is more resistant to disease and performs better. Okay, तो जो स्टॉक पर्सन है जितना वो टाइम स्पेंड करेगा किसके साथ? स्टॉक के साथ। ठीक है, जब से वो पैदा हुआ है तो उससे क्या होता है? तो उससे जो स्टॉक है वो कम हरास होता है, कम रिएक्ट करता है। ठीक है, और जो कम रिएक्ट करेगा, जो कम हरास फील करेगा, जो कम डिस्टर्ब फील करेगा, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाते हैं किसके लिए? डिजीज़ के लिए, और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप खुद फील कर सकते हो घर पे कि
जब आप मार्केट से अगर आप रेयरिंग कर रहे हो किसी स्टॉक की या ब्रीड की, तो कुछ दिन तक वो जब आप जाते हो तो वो भाग जाते हैं आपसे दूर, ठीक है। सो दे फील वेरी हरास्ड एंड दे फील वेरी डिस्टर्ब, ठीक है। बट आफ्टर ए मंथ जब आप उनको कंटिन्यूअसली दाना खिलाते रहोगे तो क्या हो जाएंगे, तो कुछ टाइम कर आप आवाज़ लगाओगे तो वो खुद आपकी तरफ भाग के आते हैं। तो आपके आप और आपके ब्रीड के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, ठीक है। वो आपको पहचानने लगते हैं, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपसे डरते नहीं और आपके साथ वो क्लोज हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर हम पोल्ट्री ब्रीडिंग की भी बात करेंगे तो वैसा ही अगर आप पहले दिन से ही उनके साथ रहोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है स्टॉक और जो स्टॉक पर्सन है उसके बीच में। तो जो स्टॉक है जब वो स्टॉक पर्सन या जो ऑनर है उस ब्रीड के बीच में जब वो मूवमेंट शो करता है तो वो हरास नहीं होते हैं, वो डिस्टर्ब फील नहीं होते हैं। एंड जब वो डिस्टर्ब फील नहीं होते, जब वो स्ट्रेस फील नहीं होते, तो उनमें जो डिजीज़ डेवलपिंग कैपेसिटी है या जो डिजीज़ रेजिस्टेंस के जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाती है। वो डिजीज़ उनमें डेवलप नहीं होता और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये एक कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं या कुछ इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे स्टॉक पर्सन की। ओके, देन जो नेक्स्ट है द मैक्सिमम यूज़ ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। तो जितना हो सके जो भी मैनेजमेंट टेक्निक्स है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना एक इम्पॉर्टेंट फीचर है या एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है पोल्ट्री ब्रीडिंग की। तो देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स अवेलेबल फॉर यूज बाय स्टॉक पर्सन दैट वाइल नॉट एसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टॉक डू रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। तो बहुत सारे मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो अवेलेबल है स्टॉक पर्सन के यूज़ के लिए, जो स्टॉक के वेलफेयर के लिए एसेंशियल तो नहीं है बट अच्छा रिजल्ट दे सकता है जो स्टॉक है या ब्रीडिंग परफॉर्मेंस है या जो भी आप पोल्ट्री ब्रीडिंग कर रहे हो उस परफॉर्मेंस में, ठीक है। सो जैसे कि एग्जांपल है डे लेंथ को रेगुलेट करना, ठीक है, कितना डे लेंथ होना चाहिए तो उसको रेगुलेट कर सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ लाइव वेट फॉर एज, ठीक है, तो जो लाइव वेट है जिंदा जो उसका वेट होगा उसको मैनेज करना। एंड ऑफ फ्लॉक यूनिफॉर्मिटी, और कौन से शेड में कौन सा फ्लॉक रहना है, ठीक है, कौन से एज का रहना है, जो चिक्स है वो कहाँ पे रहेंगे, जो फ्राई से कहाँ पे रहेंगे, जो एडल्ट से वो कहाँ पे रहेंगे, तो वो सब मैनेज करना। तो ये सब एक एग्जाम्पल है किसके जो मैनेजमेंट टेक्निक्स के। सो द गुड मैनेजर विल यूटिलाइज दिस टेक्निक वेन एवर पॉसिबल टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड हेंस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फ्लॉक। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो यूज़ करते हैं कौन, जो एक गुड मैनेजर होगा, ठीक है, जो एक गुड स्टॉक पर्सनशिप होगा। तो ये सब चीज़ें वो यूटिलाइज़ करता है ताकि जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाए, वो बढ़ जाए, और जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ओके, सो जो इस मैनेजमेंट टेक्निक्स में जो पहला है दैट इज़ द यूज़ ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पोल्ट्री ब्रीडिंग में। ओके, जो पोल्ट्री एंटरप्राइज है उसमें मेनली दो टाइप्स के रिकॉर्ड्स रहते हैं। जैसे आप कॉलेज में रिकॉर्ड रखते हो कि हाँ इसने असाइनमेंट सबमिट किया, इसने प्रैक्टिकल सबमिट किया, तो वैसे ही पोल्ट्री ब्रीडिंग में भी क्या रहता है, जो स्टॉक रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो दो टाइप्स के रिकॉर्ड्स देते हैं, ठीक है। जो पहला रिकॉर्ड है दैट इज़ फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें आप बिजनेस और टैक्सेशन रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, जो भी बिल्स होंगे वो रखते हैं। और दूसरा जो रिकॉर्ड है दैट इज़ फॉर द एफिशिएंट फिजिकल मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। जो फिजिकल मैनेजमेंट होता है जैसे कि शेड शेड डेवलप करना, ठीक है, जो फूड हम प्रोवाइड करते हैं या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी बिल्स हैं वो तैयार रखना। या जो वाटर मैनेजमेंट है या जो भी इंक्यूबेशन का है, वेंटिलेशन का है। ओके, सो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड इस सेकंड रिकॉर्ड में रखा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैनेजमेंट बोला जाता है एंटरप्राइज का। तो उसमें ही आता है। और जो पहला है उसमें आप जो भी बिजनेस करते हो, आपने कितना स्टॉक मार्केट में अवेलेबल कराया, वहाँ से आपको कितने पैसे मिले, फिर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और कितना आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना है, तो वो सब जो रिकॉर्ड बनता है उसके लिए अलग आपको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। फॉर फॉर रिकॉर्ड्स टू बी यू ऑफ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज दे मस्ट बी कंप्लीट, करंट एंड एक्यूरेट, बी एनालाइज्ड एंड देन
एंड देन यूज इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो रिकॉर्ड्स आप बनाओगे इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो पोल्ट्री को मैनेज करने के लिए, तो वो जो रिकॉर्ड्स है वो क्या होने चाहिए, सबसे पहले कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, अधूरे रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए, जितना हो सके करंट जो भी आपने रिकॉर्ड्स तैयार किए उसके हिसाब से होना चाहिए, एंड एक्यूरेट, और वहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, इधर उधर जो रिकॉर्ड्स है वो नहीं होने चाहिए, जो आपका ओरिजिनल आपने रिकॉर्ड बनाया है वही होना चाहिए, ठीक है, तो एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और करंट दैट इज़ अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी तो आप एनालाइज़ कर सकते हो। एनालाइज़ करने के बाद आप एक डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर न्यूट्रिशन या डाइट अवेलेबल नहीं है, डाइट ख़त्म होने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो आप फिर से डाइट मंगा सकते हो, डाइट डेवलप कर सकते हो, न्यूट्रिशन डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं शेड टूटा हुआ है तो आप उस शेड को फिर बना सकते हो। ओके, तो जितना करंट होगा उतना आप पॉलिसी मेकिंग या जो भी डिसीजन मेकिंग है वो कर सकते हैं। सो अगर आप इन रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, तो जो आपका परफॉर्मेंस है या जो भी आपने अभी तक रिकॉर्ड किया है वो सब क्या हो जाएगा, वो सब फेल हो जाएगा, आप उसको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर पाओगे, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम राइज हो सकते हैं, ठीक है, जिससे विच इज़ इररिपेरेबल हार्म हो सकता है आपके पोल्ट्री को या जो आपके पोल्ट्री बिजनेस है उसको। तो इसीलिए ये सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज़ मेकिंग द रिकॉर्ड, देन द रिकॉर्ड वुड बी कंप्लीट, करंट एंड एक्यूरेट। देन जो नेक्स्ट है इसी मैनेजमेंट में, दैट इज़ द मार्केटिंग। सो देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू गुड मार्केटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपने स्टॉक तैयार किया, आपने ब्रीडिंग जो भी प्रोसेस है वो किया, आपने डेवलप किया, देन आपने ट्रीटमेंट, डिजीज़ ट्रीटमेंट किया, परफॉर्मेंस भी आपने अच्छा क्वालिटी डाइट भी उनको दिया, देन उसके बाद मार्केटिंग कैसे करना होता है, तो मार्केटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग में 3 एलिमेंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके मार्केटिंग जो भी प्रैक्टिस है उसको अच्छा बना देता है। तो जो पहला है दैट इज़ द प्रोड्यूस द कम्युनिटी रिक्वायर्ड बाय द consumer. This usually means continuous market research must be carried out to relate production to demand, ठीक है। तो वो कम्युनिटी आपको प्रोड्यूस करना, वो चीज़ें आपको प्रोड्यूस करना जो कंज्यूमर को चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर को ब्राउन एग शेल चाहिए और अगर आप वाइट एग शेल प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कम होता जाएगा, ठीक, क्योंकि जो मार्केट में क्या चाहिए वो आप उनको दे नहीं रहे हो, ठीक है, जो कंज्यूमर को क्या चाहिए वो आप उसको नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप कंज्यूमर को ब्राउन एक्सेल चाहिए और आप वाइट एक्सेल प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंज्यूमर की नीड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ओके। तो उसके हिसाब से आपको, या मार्केट की को क्या डिमांड है उसके हिसाब से अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो वो आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है या हम इम्पोर्टेंट फीचर बोल सकते हैं वो आपको साबित हो सकता है। देन जो दूसरा है दैट इज़ द सेकंड है, ओके, बी कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव बनना, ओके। तो कम्पिटिटिव बनने का मतलब क्या है, हायर प्राइस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद गुड क्वालिटी एंड और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू रिलेट प्राइस टू क्वालिटी एंड मार्केट डिमांड एंड टू ऑपरेट इन ए कम्पिटिटिव मैनर विद द ऑपोजिशन, ओके। तो अब मार्केट में बहुत सारे ऑपोजिशंस होंगे जो आपके अगेंस्ट डेवलप कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है कि क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस रखना है। जैसे कि स्पेशलाइज्ड कोई चीज़ होगी या जो स्पेशलाइज्ड आपका प्रोडक्ट होगा तो आपको उसके हिसाब से जो प्राइस है उसको मेंटेन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो एग क्वालिटी है बहुत ही लो है, ठीक है, और आप उसको हायर प्राइस चार्ज कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग है, ठीक है, जो लोकल एग का बहुत ज़्यादा प्राइस रहता है और जो बाहर से आते हैं उनका थोड़ा सा कम रहता है। तो अगर आप बाहर से आने वाले जो एग है उनका प्राइस बढ़ा दोगे तो क्या होगा, तो जो आपके कंपटीशन में जो आपके ऑपोजिशंस हैं वो अगर उसी एग को कम प्राइस में बेच रहे हैं तो आपका जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन हो जाएगा,
तो आपको क्या करना है, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको चार्ज करना है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो आपको उसके हिसाब से चार्ज करना है। तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा तो आप अच्छे पैसे चार्ज कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही वीक होगा या पुअर क्वालिटी का होगा तो आपको उसके हिसाब से चार्ज करना है, दैट इज़ आपको लेस चार्ज करना है। तो जिससे क्या होगा, आपके मार्केट में जो मार्केट वैल्यू है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो जिससे आपका जो कंपटीशन है, वो कंपटीटर है, वो भी आपसे कंपटीशन में वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप मार्केट में जाओगे तो आप कपड़े ख़रीदने जाओगे, तो अगर एक जगह पे दुपट्टा होगा और दूसरे मार्केट में भी वही दुपट्टा मिलेगा, तो अगर आप उस दुपट्टे को, नायलॉन का दुपट्टा है, अगर उसको आप 5 रुपये चार्ज कर रहे हो और दूसरे मार्केट में वही नायलॉन का जो दुपट्टा है वो 200 रुपये में है और कॉटन का 5 रुपये में है, तो क्या होगा, तो वो लोग बोलने लगेंगे कि अरे यहाँ यहाँ से तो अच्छा नहीं मिलता है, ये यहाँ तो ये ज़्यादा चार्ज करता है। ओके, और जो दूसरा आपका कंपटीटर है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार ये तो अच्छा चार्ज कर रहा है। तो आपको वो देखना है। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि इसमें एक गुड मार्केटिंग क्वालिटी का। देन जो थर्ड है, दैट इज़ अ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, इट प्रोड्यूस अ कम्युनिटी फॉर द मार्केट एंड इंश्योर दैट सप्लाई, प्राइस एंड क्वालिटी आर रिलायबल, ठीक है। तो रिलायबिलिटी किसको बोलेंगे, कि जो कम्युनिटी है या जो भी मार्केट में जो लोग होंगे वो आपके प्रोडक्ट पे रिलायबल हो जाए, ठीक है। तो एक तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, टाइम टू टाइम जो सप्लाई है वो पहुंचना चाहिए मार्केट में, और जो उसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए हमेशा। जितना आप चार्ज करोगे उतना उसकी क्वालिटी होनी चाहिए हर टाइम पे, और जो प्राइस है वो भी उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कभी प्राइस को बढ़ा दोगे, अकॉर्डिंग टू द सीज़न आप प्राइस को कम कर दोगे, ऐसा नहीं है। तो आपको एक रिलायबल रहना है कि आपको इतना, इस क्वालिटी के लिए आपको इतना चार्ज करना है तो आपको इतना ही चार्ज करना है, इस पुअर क्वालिटी के लिए आपको इतना चार्ज करना है, कम चार्ज करना है तो आपको कम चार्ज करना है। ऐसा नहीं कि आप बीच में जो पुअर क्वालिटी है उसको आप ज़्यादा चार्ज करोगे तो आप, उससे क्या हो जाता है, लोग आप पे रिलायबल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एक मार्केट बना है, ठीक है, मार्केट बना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। ओके, तो आप इतना चार्ज करते हो तो उतना ही चार्ज करना है। तो उससे क्या होगा, लोगों का आपके ऊपर जो भरोसा है वो इंक्रीज हो जाता है डे बाय डे। अगर आप ऐसे मैनिपुलेट करते रहोगे तो आप पे उनका जो भरोसा है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब आता है पोल्ट्री ब्रीडिंग। तो मेन जो प्रिंसिपल है पोल्ट्री ब्रीडिंग का, उसमें जो मॉडर्न फॉल है इज़ मच सुपीरियर विद द रिगार्ड टू इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। जो ये मॉडर्न फॉल्स होंगे, जो भी मॉडर्न ब्रीड्स हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एंसेस्टर, ठीक है। किस में, जो मेनली प्रोडक्टिविटी में या जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें। जैसे कि जो नंबर एंड साइज़ ऑफ एग्स हैं तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है मीट की वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एंसेस्टर। सो दिस हैड बीन मेड पॉसिबल थ्रू द इन्वायरमेंट एंड द इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग मेथड्स। तो ये जो मॉडर्न फोल्स जो डेवलप हुए हैं, तो वो कैसे डेवलप हुए हैं, वो डेवलप इसलिए हो गए हैं क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और साथ साथ में जो फूड क्वालिटी है या जो भी ब्रीडिंग मेथड से हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसके इम्प्रूवमेंट से जो हमारा ब्रीड है वो भी क्या हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो रही है। तो पोल्ट्री ब्रीडिंग क्या है, एक्चुअली इज़ अ साइंटिफिक प्रैक्टिस विच एम्स एट जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द बर्ड्स थ्रू सक्सेसिव जनरेशन बाय वर्च्यू ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। तो जो पोल्ट्री ब्रीडिंग है वो क्या एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है जो मेनली क्या टारगेट करता है, क्या एम करता है, जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो किसकी, जो हमारी ब्रीड है दैट इज़ द बर्ड्स थ्रू सक्सेसिव जनरेशन, ठीक है। ऐसा कि नहीं कि एक दिन में ही आप एक जनरेशन में ही आपको एक इम्प्रूव्ड या जो मॉडर्न फॉल आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा फॉल या एक अच्छा ब्रीड आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे जनरेशन्स के बाद जो आप एक प्लांट रिप्रोडक्शन करोगे तभी आपको एक अच्छा सा जो फॉल है या एक अच्छा सा ब्रीड आपको देखने को मिलेगा। So, a successful breeder should have adequate knowledge of the various qualities and capabilities of different breeds of poultry in order to select the right type of bird and to combine all the desirable qualities to a fairly high degree. तो एक अच्छे ब्रीडर के पास या एक जो सक्सेसफुल ब्रीडर है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए इन गुड अमाउंट, ठीक है, किसके रिलेटेड, जो डिफरेंट क्वालिटीज़ है बर्ड्स की या जो कैपेबिलिटीज़ है डिफरेंट ब्रीड्स की पोल्ट्री में, ताकि वो एक
जो एक गुड क्वालिटी जो ब्रीड है या गुड क्वालिटी जो बर्ड है उसको सेलेक्ट कर सके, फिर उसके बाद उसकी जो क्वालिटीज़ है उसको कंबाइन कर सके ताकि एक अच्छा सा ब्रीड हमको मिले। तो एक एडिक्वेट नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक गुड ब्रीड या सक्सेसफुल ब्रीडर के पास। सो हाईली साइंटिफिक ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री में नॉट बी पॉसिबल इन आवर विलेज, बट एन एवरेज फार्मर में फॉलो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक ब्रीडिंग दैट आर प्रैक्टिसेबल इन द विलेज वेयर दे आर प्रॉपरली इंस्ट्रक्टेड एंड गाइडेड। ठीक है, तो जो हाईली साइंटिफिक ब्रीडिंग है वो एक आम फार्मर के लिए, एक कॉमन पीपल के लिए पॉसिबल नहीं है, बट कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं अगर उस पे हम अगर फॉलो करेंगे तो हम एक गुड क्वालिटी जो ब्रीड है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर उन फार्मर को हम अच्छे से गाइड करें या उनको अच्छे से इंस्ट्रक्ट करें तो वो एक गुड क्वालिटी जो ब्रीड है वो डेवलप कर सकते हैं। So, an effort is made here to discuss the various aspects of poultry breeding relevant to the village condition in a simple and systemic way। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ठीक है, जो हमारे पोल्ट्री ब्रीडिंग जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ब्रीडिंग है उसमें हम देखेंगे द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक ब्रीडिंग आर, जो पहला है दैट इज़ द ब्रीडिंग शुड बी purposive and the breeder should know the purpose of the breeding and the standard to which the bird are to breed। तो सबसे पहले आप ब्रीडिंग कर रहे हो तो उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए, और जो ब्रीडर है जो उसको ब्रीड कर रहा है तो उसको जो पर्पस है ब्रीडिंग का वो पता होना चाहिए, और साथ में और किस स्टैंडर्ड से हम उस बर्ड को ब्रीड कर रहे हैं वो भी उसको पता होना चाहिए। ओके, सो इट मे बी फॉर साइज, वेट, एग प्रोडक्शन, मीट क्वालिटी और कम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर। ठीक है, तो अगर आप एग प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके पास जो आप ब्रीड चूज़ करोगे दैट शुड बी लेयर। ठीक है, अगर आप वीट के लिए मीट के लिए आप ब्रीडिंग कर रहे हो तो यू शुड नो द मीट क्वालिटी ऑफ दैट ब्रीड। ठीक है, कौन से ब्रीड का जो मीट है वो सबसे अच्छा रहता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपका जो सबसे पहले जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा ब्रीड सेलेक्ट कर रहे हो, और आपका मेनली जो ब्रीडिंग पर्पस आप किस लिए कर रहे हो। आप एग के लिए कर रहे हो, आप मीट के लिए कर रहे हो, ठीक है, या आप वेट के लिए कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तभी आप अपना जो ब्रीड है उसको अच्छे से कर सकते हो या ब्रीडिंग है अच्छे से कर सकते हो। So, for example, poorly bred or desi hens are often voracious feeder, but because they are not bred for egg production, they do not lay correspondingly large number of eggs। तो अगर आपने कोई देसी जो एग्स हैं या देसी जो हैंस है अगर उसको चूज़ किया, सो वो क्या रहते हैं, दे आर वेरी वेरिशियस फीडर्स, तो बहुत खाना खाते हैं, बट वो जो एग प्रोड्यूस करते हैं बहुत कम क्वांटिटी में करते हैं एज़ कम्पेयर टू दे ईट। तो अगर आप 1000 का खर्चा कर रहे हो खाने पे बट वो 1000 का एग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो आप नुकसान में चले जाओगे। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ब्रीड किस लिए आप डेवलप करना चाहते हो। ओके, सो द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्शन ऑफ फीड इनटू द एग इज इन इनहेरिटेड ट्रेट एंड कैन ओनली बी रिप्रोड्यूस्ड इन द सक्सीडिंग जनरेशन बाय केयरफुल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग। अब जो एफिशिएंसी है किसका, जो फीड है उसको एग में कन्वर्ट करने के लिए, जो ये एक इनहेरिटेड ट्रेड है। ठीक है, तो ये सब में प्रेजेंट नहीं रहता है, ये जनरेशन टू जनरेशन पर्टिकुलर ट्रेड्स में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा ब्रीड है जिसमें ये ट्रेड प्रेजेंट है, ताकि वो जो भी आप खाना उसको खिला रहे हो उसको एग में कन्वर्ट कर दे। तो इसीलिए केयरफुल सिलेक्शन और ब्रीडिंग करना इम्पॉर्टेंट रहता है जनरेशन्स का। देन ब्रीडिंग शुड बी डन फ्रॉम पेरेंट्स विच conform as closely as possible to the required standard। तो जो ब्रीडिंग है वो मेनली किसके थ्रू होना चाहिए, जो पेरेंट्स के थ्रू उसके साथ थ्रू होना चाहिए ताकि जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है वो उनको मिल सके। फॉर एग्जांपल इंक्यूबेशन, एग्स किस टेम्परेचर पे इंक्यूबेट होते हैं, तो अगर हमारे पास इंक्यूबेटर्स प्रेजेंट नहीं है तो जो पेरेंट्स है उनके थ्रू ब्रीडिंग करना, हैचिंग करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वरना अगर आपके पास इंक्यूबेटर्स नहीं है और आप घर पे उसको हैच करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। तो पेरेंट्स से अगर आप हैचिंग करोगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रीड। देन जो तीसरा है, इन सिलेक्शन एंड मेटिंग ऑल द बर्ड्स विच फेल टू पोजेस द डिजायर्ड स्टैंडर्ड शुड बी डिस्कार्डेड। ठीक है, तो जब आप सिलेक्शन करोगे और मेटिंग करोगे तो जितने भी बर्ड्स हैं जिनमें जो डिज़ायर्ड क्वालिटी
या जिसमें डिज़ायर्ड क्वालिटी नहीं मिलता है, तो आप उसको क्या करोगे, उनको डिस्कार्ड कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऐसा क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हो जो बहुत ही अच्छा एग ले कर रहा है, बट जब आपने उसको डेवलप किया तो बट वो एग ले नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको डिस्कार्ड कर दोगे। ओके, देन द पेरेंट्स सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग शुड ऑल्सो बी प्योर ब्रीड्स। जो आप पेरेंट्स यूज़ करोगे ब्रीडिंग के लिए, तो वो क्या होने चाहिए, प्योर ब्रीड्स होने चाहिए। ठीक है, अगर एक लेयर है और एक बॉयलर है, तो अगर आप उन दोनों को यूज़ करोगे तो लेयर सिर्फ उस वो लेयर होना चाहिए, वो हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। और जो बॉयलर है वो भी क्या होना चाहिए, हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, वो भी प्योर ब्रीड होना चाहिए। तभी आप उनका ब्रीडिंग करोगे, तब आपको जो डिज़ायर्ड आपको जो भी क्वालिटीज़ चाहिए उसके ऑफस्प्रिंग में वो आपको देखने को मिलेगा। अगर वो भी हाइब्रिड होंगे तो आपका जो ऑफस्प्रिंग है उसमें आपको वो जो डिज़ायर्ड ट्रेट्स है या जो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ है वो नहीं देखने को मिलेगा। देन फिफ्थ है, फॉर ए सक्सेसफुल ब्रीडिंग सिलेक्शन मस्ट बी प्रैक्टिसेस कंटिन्यूसली एंड केयरफुली फ्रॉम द हैचिंग टू मैच्योरिटी। तो एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी केयरफुल देखभाल, ठीक है, अच्छे से देखभाल करना और रोज़ देखभाल करना है किसका, जो भी एग है उसका कब कहाँ से हैचिंग से लेके मैच्योरिटी तक। तो आपको देखना है कि जो एग है वो हैच हो रहा है कि नहीं, हैच होने के बाद वो चिक है वो प्रॉपर्ली डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, उनमें कोई डिजीज़ तो नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर्ली खाना खा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब आपको देखना है कब तक, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते हैं। ओके, देन जो सिक्स्थ है, दैट इज़ द इन्वायरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन ब्रीडिंग। सो ए फेवरेबल कंडीशन शुड बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग, फीडिंग, सैनिटेशन एंड जनरल केयर। तो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, मेनली ब्रीडिंग में, डेवलपमेंट में। तो आपको देखना है एक फेवरेबल कंडीशन उस ब्रीड को मिले, चाहे वो सैनिटेशन के रिलेटेड हो या वेंटिलेशन के रिलेटेड हो या टेम्परेचर के रिलेटेड हो या जनरल केयर के रिलेटेड हो। तो आपको इन सब चीज़ों को मेंटेन करना है ताकि जो ब्रीड है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, डिजीज़ ना हो और उनको कोई स्ट्रेस ना हो। ठीक है, जितना वो स्ट्रेस नहीं लेंगे उतना वो प्रॉपरली डेवलप होंगे। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना है। देन पेडिग्री ब्रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस वेयर इन एफिशिएंसी ऑफ मेंटेनिंग कैन be measured and the selection and mating operation modified to ensure improvement, but this is possible only in well established forms, required lot of technical expertise and accurate mating and breeding rewards। तो जो पेडिग्री ब्रीडिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस रहता है जहाँ पे जो मेटिंग की एफिशिएंसी है वो हम मेजर कर सकते हैं और जो सिलेक्शन है और जो मेटिंग ऑपरेशन है उसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं ताकि जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। और बट ये जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल तभी है जब आप वेल एस्टेब्लिश फॉर्म डेवलप करोगे और बहुत ही ज़्यादा जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है वो चाहिए और एक्यूरेट मेटिंग और ब्रीडिंग रिवॉर्ड्स भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इजी टास्क नहीं है जो सिक्स्थ मैंने आपको बोला, दैट इज़ द पेडिग्री ब्रीडिंग। पेडिग्री ब्रीडिंग मीन्स आपको देखना है कि उसका जो पेरेंट है वो कौन सा है, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग है वो कौन सा डेवलप हुआ, देन उस ऑफस्प्रिंग का हम मेटिंग कराएंगे दूसरे ऑफस्प्रिंग के साथ, फिर उसके बाद उसका जो मेटिंग हो रहा है तो जो ट्रेट है वो कौन सा डेवलप हो रहा है, कौन सा वो जो ब्रीड है वो डेवलप हुआ, फिर उसके बाद उस ब्रीड को हम फिर से मेटिंग करेंगे। तो पेडिग्री मीन्स पूरे जनरेशन टू जनरेशन हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, फिर जाके हमको जो डिज़ायरेबल जो ट्रेट्स है वो एक पर्टिकुलर ब्रीड में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है जो घरों में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक वेल एस्टेब्लिश फार्म होना चाहिए और लॉट ऑफ जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है वो चाहिए और एक्यूरेट मेटिंग होना चाहिए और उसके बाद जो ब्रीडिंग रिवॉर्ड्स है वो भी वहाँ पे होना चाहिए। देन उसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज़ द चिकन ब्रीडिंग। सो चिकन फार्मिंग किसको बोलेंगे, चिकन फार्मिंग इज इन्वॉल्व विद डिफरेंट attributes like selection of breeds, breeding procedure of fowls, incubation and hatching of eggs and rearing of chickens। ओके, तो चिकन फार्मिंग में बहुत सारी चीज़ें रहती है जैसे कि पहले ब्रीड को सिलेक्ट करना, फिर ब्रीड को सिलेक्ट करने के बाद उनको कैसे ब्रीड करना है उस प्रोसीजर को जानना, जैसे कि इंक्यूबेशन कैसे करते हैं,
जो एग है उसके हैचिंग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद जो चिकन है उनको रेयर कैसे करते हैं, ठीक है। बिसाइड दिस चिकन हाउसिंग एंड फूड एंड फीडिंग ऑफ चिकन आर ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ चिकन फार्मिंग। तो इन चीज़ों के अलावा और कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे कि चिकन हाउसिंग, तो उनको कैसे हम चिकन्स को रखेंगे फार्म्स पे या शेड्स में, और उनको कौन से फूड चाहिए, उनकी जो फीडिंग है वो क्या है, वो भी जानना इम्पोर्टेंट है। और दूसरे जो जैसे कि कंपोनेंट है वो भी इसी चिकन फार्मिंग में आता है। ओके, सो द हाउसिंग एक्सपेक्ट एज ऑलरेडी हैव बीन नरेटेड एंड फूड एंड फीडिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। दिस चैप्टर एम्स टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग, दैट इज सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग प्रोसीजर ऑफ फॉल्स, इंक्यूबेशन एंड हैचिंग ऑफ एग्स, रेयरिंग ऑफ चिकन। तो इस टॉपिक में अभी हम देखेंगे हम ब्रीड का सिलेक्शन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद उनका ब्रीडिंग कैसे करते हैं, फिर इंक्यूबेशन और हैचिंग और एग्स कैसे करते हैं, फिर उसके बाद उनको रेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स। तो द सिलेक्शन ऑफ ब्रीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन पोल्ट्री फार्मिंग, क्योंकि हमको जब हमने एक पर्पसिव जो ब्रीडिंग है वो सिलेक्ट किया कि अगर हमको एग चाहिए या अगर हमको मीट चाहिए, तो हम उसके हिसाब से जो हमारा ब्रीड है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो एक हमको चाहिए तो हम लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, अगर हमें वो चाहिए दैट इज़ मीट चाहिए तो हम बॉयलर जो ब्रीड है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ब्रीड के सिलेक्शन करना है हमें, ओके, तभी हम जो हमारे एम है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। सो द सिलेक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड ब्रीड फॉर पर्टिकुलर पर्पस विल बी suitable with suitable climatic condition and marketing facilities is a prerequisite factor to for starting poultry farming। तो सबसे पहले सिलेक्शन से पहले हमें क्या करना है कि हमें वो ब्रीड सेलेक्ट करना है कि जो उस क्लाइमेट में सूट हो, ठीक है, जिस क्लाइमेट में आप उसको ब्रीड कर रहे हो या ब्रीडिंग कर रहे हो। और दूसरा, मार्केट में जो भी फैसिलिटीज़ है या मार्केट में जो भी रिक्वायरमेंट है वो देख के फिर आप अपना जो ब्रीड है वो चूज़ करोगे, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द पोल्ट्री फार्मिंग। दो पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ नोटिस करोगे, नोट करोगे, देन उसके बाद आप ब्रीड सेलेक्ट करोगे, देन उसके बाद फिर अपना पोल्ट्री फार्मिंग आप स्टार्ट करोगे। सो प्रॉपरली सिलेक्टेड ब्रीड कैन यील्ड मोर एग्स और मीट फॉर बोथ। तो अगर आपने प्रॉपरली जो ब्रीड है उसको सिलेक्ट किया तो उससे क्या होगा, आपको एक गुड क्वालिटी में आपको एग मिलेंगे। अगर आपने लेयर्स को सिलेक्ट किया तो आपको गुड क्वालिटी ऑफ एग्स मिलेंगे। अगर आपने बॉयलर को सिलेक्ट किया तो आपको गुड क्वालिटी ऑफ मीट मिलेगा। अगर आपने हाइब्रिड जो ब्रीड है उसको सिलेक्ट किया तो आपको एग्स भी मिलेंगे एज वेल एज आपको मीट भी मिलेगा। देन तो इसी में आता है जो पहला है दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ ब्रीड कंसिडरिंग देयर यील्डिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम ब्रीड को सिलेक्ट करेंगे उनकी जो यील्डिंग पोटेंशियल है उसको जानने के बाद। जैसे कि इन पोल्ट्री फार्मिंग द पोल्ट्री बर्ड इज कॉल्ड ए गुड लेयर विच गिव्स मोर एग्स, ठीक है। तो हम गुड लेयर किसको बोलेंगे पोल्ट्री फार्मिंग में, तो उन बर्ड्स को बोलेंगे जो अच्छा एग प्रोड्यूस करते हैं या जो लार्ज क्वांटिटी में एग प्रोड्यूस करते हैं और जिनका साइज़ क्या हो, एग्स का साइज़ भी अच्छा खासा रहता है। तो उन ब्रीड्स को हम क्या बोलेंगे, गुड लेयर बोलेंगे। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जो है इंडिया में जो इंडियन क्लाइमेट की बात करेंगे, तो उसमें जो लेयर्स हैं वो उसमें आते हैं वाइट लेग हॉर्न, ठीक है। वाइट लेग हॉर्न इज़ ए गुड लेयर इन इंडियन क्लाइमेट, ओके। तो जैसे कि टेबल ब्रीड है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीट गिविंग बर्ड। तो इंडिया में अगर हम जो टेबल ब्रीड है उसकी बात करेंगे तो जो न्यू हैम्पशायर ब्रीड है, इट इज़ कंसिडर्ड एज इट डेवलप्स मोर फ्लैश विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो जो न्यू हैम्पशायर जो ब्रीड है, एक बर्ड का ब्रीड है, ठीक है, तो वो माना जाता है किसके लिए, उसके गुड मीट क्वालिटी के लिए या मोर मीट क्वालिटी के लिए विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो बहुत ही जल्दी ये डेवलप हो जाते हैं, बहुत ही कम समय में ये डेवलप हो जाते हैं और जो मीट अमाउंट है वो भी इन पे ज़्यादा देखने को मिलता है, ओके। So nowadays, hybrid birds obtained by the crossing between a white Cornish male and a white Plymouth Rock female give rise to a hybrid broiler that gives good quality of meat, ठीक है। तो आजकल हाइब्रिड बर्ड्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि वाइट कॉर्निश मेल एक ब्रीड है और उसको मैटिंग कराते हैं किसके साथ, वाइट जो प्लाईमोथ है, वाइट प्लाईमोथ जो रॉक फीमेल है उसके साथ जब हम ब्रीड कराएंगे तो वहाँ पे एक हाइब्रिड बॉयलर देखने को मिलता है विच गिव्स अ गुड क्वालिटी ऑफ मीट। सो उसके बाद हम अगर हम ब्रीड करेंगे किसका क्रॉस कराएंगे वाइट लेग हॉर्न फीमेल को रोड आइलैंड रेड मेल के साथ, तो इट गिव्स ए मोर एग गिविंग हाइब्रिड लेयर,
फॉर डुअल पर्पस ब्रीड लाइक रोड आइलैंड रेड एंड ऑस्ट्रोलोप और वेरी सूटेबल। ठीक है, तो डुअल पर्पस जो मीट भी दे और जो एग भी प्रोड्यूस करे उसके लिए रोड आइलैंड रेड और ऑस्ट्रेलोरोप जो ब्रीड है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्रॉस कराते हैं और वहाँ पे हमें हाइब्रिड मिलता है जिस जो हम डुअल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, देन उसके बाद है जो नेक्स्ट है दैट इज सिलेक्शन ऑफ ब्रीड कंसिडरिंग देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। अब हमने ये यील्डिंग पोटेंशियल देख लिया कि वो मेक एग प्रोड्यूसिंग है या वो मीट प्रोड्यूसिंग है। उसके बाद हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम ब्रीड को सेलेक्ट करते हैं। सो इन क्लासिकल कन्वेंशन पोल्ट्री कीपर स्टार्ट पोल्ट्री फार्मिंग बाय परचेजिंग चिक्स ऑफ 1 डे ओल्ड। ड्यूरिंग द परचेज ऑफ चिक्स बायर में सेलेक्ट द चिक्स ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग फीचर। तो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देख के हम सेलेक्ट करते हैं। मेनली जब कोई पोल्ट्री फार्मर है या पोल्ट्री कीपर है जब सेलेक्ट करता है ब्रीड को तो वो 1 डे ओल्ड जो चिक है उसको सिलेक्ट करता है। फिर उसके बाद ये कुछ क्वालिटीज़ है वो उसको देख के ब्रीड को सिलेक्ट करता है। जैसे कि एक हेल्दी बर्ड इज़ ऑलवेज ब्यूजी विद ए ग्लिटरिंग आइज। ठीक है, जब आप सिलेक्ट करने जाओगे ब्रीड को तो देखना जो हेल्दी बर्ड है उसकी आंखें जो बहुत चमकती है। ठीक है, देन जो कॉम्पैक्ट फीदर्स है वो आपको देखने को मिलेगा उसके बॉडी पे। जो कॉम्ब है वो वेल डेवलप होगा। जो लेग्स है वो बहुत स्ट्रांग होंगे और जो प्यूबिक बोन है वो बहुत थिन होगा, सॉफ्ट होगा और एक्सटेंडेड होगा। तो जब भी आप सेलेक्ट करने जाओगे ब्रीड को तो ये चीज़ें आप इन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखें। जैसे कि जो हेल्दी बर्ड होगा उसके आइज़ चमक ग्लिटरिंग आइज़ होंगे उसके पास। जो फेदर्स है वो बहुत कम्पैक्ट होंगे, ऐसे उतरे उतरे नहीं होंगे। जो कॉम्ब है वो वेल डेवलप्ड होगा, उसके स्ट्रॉन्ग लेग्स होंगे। जो प्यूबिक बोन है वो थिन होगा, सॉफ्ट होगा और एक्सटेंडेड होगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं किसके लिए जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स में यूज़ होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स में। ओके, जब आप ब्रीड को सिलेक्ट करते जाओगे एक तो आपने बताया कि मुझे लेयर्स चाहिए आपने बोल दिया मुझे एक प्रोड्यूस करना है तो ये बोला आपने चूज़ कर दिया बर्ड को। बट उसके बाद आप जब आप बर्ड को लेने जाओगे तो आपको उन सारे बर्ड्स में से जो हेल्दी है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपने किसी डिजीज को सिलेक्ट कर दिया तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो उन सारे ब्रीड्स में से जो लेयर्स है इतने सारे पॉपुलेशन में से आपको जो हेल्दी बर्ड्स है उनको सेलेक्ट करना है। तो उसके क्वालिटीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। देन उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स कंसिडरिंग देयर सेक्सेस। ठीक है, तो उसके बाद सेक्सेस के बेस पे आप क्या करोगे, जो ब्रीड है उसको सिलेक्ट करोगे। सो ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स द फीमेल इंडिविजुअल आर प्रेफर्ड एज द यील्ड एग्स। तो मोस्टली जब हम ब्रीड सेलेक्ट करते हैं तो हम फीमेल को चूज़ करते हैं क्योंकि मेनली वो एक यील्ड करते हैं इसीलिए। सो इन दिस पर्पज द आइडेंटिकल फीचर्स ऑफ ए फीमेल शुड बी कंसिडर्ड। द सेक्स ऑफ chick of 1 day old can be determined by observing its cloaca. In male chick the ventral side is swollen, this structure becomes penis in future. In female such structure is absent. तो जब भी आप सिलेक्शन करने जाओगे मेल और चिक के तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल चूज़ करना है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो जो 1 डे ओल्ड चिक है उसमें आप कैसे डिटरमाइन करोगे सेक्स को, तो जो मेल है मेनली आप कोलाइका से डिटरमाइन करोगे। तो जो मेल है तो उसमें जो वेंट्रल साइड पे है वहाँ पे जो कोलाइका है वो थोड़ा सा स्वॉलन रहता है जो बाद में जाके पेनिस फॉर्म करता है। और अगर हम फीमेल में देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है। तो जिसमें ये स्ट्रक्चर नहीं हो आप उसको चूज़ करो और जिसमें ये स्वॉलन जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगा वेंट्रल साइड पे तो आप उसको क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो दैट मीन दैट hen that breed is male. Then जो डी पार्ट है दैट इज द क्लिंग और रिजेक्शन ऑफ अनडिजायरेबल बर्ड्स। कलिंग और रिजेक्शन ऑफ अनडिजायरेबल बर्ड्स। तो कलिंग किसको बोलेंगे, तो कलिंग इज प्रोसेस विच एलिमिनेट्स अनडिजायरेबल बर्ड्स विच आर नॉट प्रॉफिटेबल इन द पोल्ट्री फार्म। तो कलिंग हम बोलते हैं निकाल देना या रिजेक्ट कर देना उन बर्ड्स को जो हमारे काम के नहीं है और जो हमें प्रॉफिट नहीं पहुंचाएंगे पोल्ट्री फार्मिंग में। तो हम उन बर्ड्स को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सो ये बहुत एक एसेंशियल एस्पेक्ट है किसमें, पोल्ट्री फार्मिंग में। एज अनकर्ल्ड बर्ड्स में लीड टू सीरियस सेटबैक टू द फार्मर्स। तो जो किसी काम के नहीं है, जो अनडिजायरेबल बर्ड्स है वो जो फार्मर्स है उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, सो कलिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर। तो जो ये कलिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है तो थ्रू आउट द ईयर हम उसको ये कलिंग प्रोसेस करते रहते हैं। ठीक है,
तो जो भी अनडिज़ायरेबल हमको ब्रीड दिखेगा तो हम उसको वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, जो भी बर्ड्स होंगे या जो डिजीज़ बर्ड्स होंगे हम उसको निकाल देते हैं। तो जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेनली पोल्ट्री फार्मिंग का, तो जो कलिंग है वो क्या करता है, एक तो हमारा जो टाइम है वो सेव करता है, और जो फीड है उसको सेव करता है, और जो डिजीज़ स्प्रेड है उसको भी वो सेव कर प्रिवेंट करता है, और साथ साथ में जो यूनिफॉर्मिटी है बर्ड्स की क्वालिटी में उसको भी ये क्या करता है, वो सेव करता है। ठीक है, मीन्स जो बर्ड्स हमको चाहिए वही वहाँ पे रहेंगे, और जो हमको नहीं चाहिए वो वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। ओके, सो द फॉलोइंग फीचर आर कंसिडर्ड टू कल द बर्ड्स। कलिंग इज डन इन न्यूली एमर्ज चिक एट ग्रोइंग स्टेज एंड एट लेइंग स्टेज। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं जिससे हम जो बर्ड्स हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो कलिंग है वो मेनली कब होता है, जब जो बर्ड चिक है वो जब 1 डे ओल्ड होता है वहाँ पे हम कलिंग करेंगे, और उसके बाद जब वो लेइंग स्टेज पे पहुँचता है तब हम उसको कलिंग प्रोसेस करते हैं। सो इन पोल्ट्री फार्म बेड लेयर्स आर इराडिकेटेड। जो बहुत कम एग प्रोड्यूस करते हैं हम उसको वहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि दूसरे जो बर्ड्स है वो ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको वहाँ पे रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उतना ही न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे लेगा, डाइट खाएगा जितना दूसरे खा रहे हैं, बट जो प्रोडक्शन है वो कम दे रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदाह हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो ऑल हैंस शुड बी कल्ड आफ्टर 3 years ऑफ एग लेइंग। तो जितने भी बर्ड्स हैं 3 साल के बाद एग लेइंग के बाद हम उसको निकाल देते हैं। फॉर ब्रीडिंग पर्पज ओनली हेल्दी कॉक्स आर सिलेक्टेड। और ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, मेटिंग पर्पज़ के लिए जो हेल्दी कॉक्स हैं हम उसको सेलेक्ट करते हैं। इन द फार्म द कॉक एंड हैन रेशो शुड बी 1:10। तो फार्म्स में जो कॉक एंड हैन रेशो कितना होना चाहिए, 1:10। तो 10 हैन के लिए एक कॉक वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। सो द आइडियल बर्ड लेयर बर्ड इज मार्केट विद ए ब्राइट कॉम, ब्राइट आई, लॉन्ग बॉडी, स्मूथ स्किन एंड सॉफ्ट शैंक। तो जो आइडियल लेयर बर्ड है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके जो कॉम्स होंगे जो वो क्या रहते हैं, ब्राइट रहते हैं, उनकी जो आंखें वो ब्राइट रहती हैं, उनकी जो बॉडी हमेशा लॉन्ग रहती है, और उनकी जो स्किन है वो स्मूथ रहती है, और जो शैंक है वो क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है। सो द थिन सिकली स्लगिश एंड पुअर फेदर्ड हैंड्स शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। जो भी पुअर फेदर्ड बर्ड्स है, जो सिक्की थिन है और सिकली है और स्लगिश है, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, उनको कल कर देते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट है दैट इज़ द ब्रीडिंग प्रोसीजर ऑफ फॉल्स। तो ब्रीडिंग प्रोसीजर ऑफ फॉल्स में क्या है, यूजुअली पोल्ट्री कीपर्स डेवलप हाई यील्डिंग एंड गुड क्वालिटी ब्रीड्स बाय क्रॉसिंग बिटवीन कॉक एंड hen। they preserve to perform effective breeding. Healthy cock 1:1.5 year and hen 2 year old are used. The breeding of poultry birds is a practice in the following methods। ठीक है, तो यूजुअली जो पोल्ट्री कीपर्स है वो क्या करता है, जो हाई यील्डिंग और गुड क्वालिटी जो ब्रीड्स है उनको क्रॉस करते हैं, मेनली उनके कॉक और hen को क्रॉस करते हैं, ताकि जो जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो। ठीक है, तो मेनली जो कॉक है इट शुड बी 1.5 year, और जो हैन है इट शुड बी 2 year old। तो उनको सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग पर्पस के लिए। तो जो ब्रीडिंग प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे नीचे उन्होंने मेथड्स के थ्रू दिया हुआ है। तो जो पहला है दैट इज़ द नेचुरल मेटिंग। तो नेचुरल मेटिंग में क्या करते हैं, नेचुरल मेटिंग कैन बी डन थ्रू पेन मेटिंग एंड flock mating. In pen mating, one cock is allowed to mate with 10 to 12 hens. In flock mating, 2 or more cocks are allowed to mate with a number of hens. तो जो पेन मेटिंग है दो तरीक़ों से होता है। जो नेचुरल मेटिंग है, एक को हम बोलते हैं पेन मेटिंग, और दूसरा हम बोलते हैं दैट इज़ द फ्लॉक मेटिंग। तो पेन मेटिंग में हम क्या करते हैं, एक कॉक को रिलीज़ करते हैं किसके बीच में, 10 से 12 हैंस के बीच में। तो एक कॉक उन 10 से 12 जो हैंस है उनके साथ मेटिंग शो करता है। ठीक है, और उसके बाद फ्लॉक मेटिंग में क्या होता है, हम 2 या 2 से ज़्यादा जो कॉक्स हैं उनको यूज़ करते हैं और उनको छोड़ देते हैं विद अ नंबर ऑफ हैंस। तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लॉक मेटिंग। उसके बाद जो दूसरा ब्रीडिंग मेथड है दैट इज़ द आर्टिफिशियल मेटिंग। तो आर्टिफिशियल मेटिंग में क्या करते हैं, we collect the seminal fluid from the adult cock and insert that seminal fluid in the hen's body through the cloaca to cause fertilization। तो जो कॉक है उसमें से हम जो स्पर्म है या सीमन है उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस सीमन को हम इंजेक्ट करते हैं आर्टिफिशियली, किसमें, जो फीमेल जो हैन है उसके कोलाइका में, और वहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो दैट इज़ द आर्टिफिशियल मेटिंग। तो ये हो गया ब्रीडिंग मेथड। उसके बाद जो प्री रिक्विजिट है ब्रीडिंग के लिए वो क्या है, दैट इज़ लार्ज एंड हेल्दी ब्रीड शुड बी कलेक्टेड। ठीक है, जो भी लार्ज ब्रीड्स होंगे हम उसको सेलेक्ट करेंगे। देन
जो बेस्ट लेयर हेंस है दैट शुड बी चूजन फॉर ब्रीडिंग, जो बेस्ट लेयर है जो या एक अच्छा एग प्रोड्यूस करते हैं हम उसको चूज़ करेंगे। सो 2 years old हेंस शुड बी सिलेक्टेड टू ब्रीड विथ कॉक्स ऑफ 1 year एज, तो जो 2 साल के हेंस है उसको हम चूज़ करेंगे, उसकी ब्रीडिंग कराएंगे किसके साथ, जो 1 या 1.5 year जो कॉक है उनके साथ। देन द hen मस्ट बी मेटेड विद द कॉक सुपीरियर टू हर, तो हम hen को मेट करेंगे किसके साथ, जो कॉक है उसके साथ, दैट इज़ सुपीरियर टू हर। मीन्स जो ब्रीड जो hen का जो ब्रीड है वो थोड़ा सा इन्फीरियर होना चाहिए और जो कॉक है थोड़ा सा सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है। मीन्स जो अगर ब्रीड है कॉक का दैट इज़ अ गुड लेयर, ठीक है, तो जो ब्रीड है hen का थोड़ा सा उससे कम होगा क्वालिटी में या उसके ट्रेड्स में, तो अगर हम उसको ब्रीड करेंगे तो जो हाइब्रिड फॉर्म होगा वहाँ पे वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का वो जो ब्रीड होगा वो होगा, या जो हाइब्रिड है वो अच्छे क्वालिटी का होगा या उसमें कुछ अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेगा। देन ए मेल फाउल शुड बी ऑफ डिफरेंट फैमिली फ्रॉम द hen विथ विच मैटिंग इज़ डन, जो कॉक है वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करना चाहिए जो हम यूज़ कर रहे हैं मेटिंग के लिए किसके साथ, hen के साथ, ठीक है। तो hen और जो मेल फाउल है या जो है फीमेल फाउल है वो दोनों अलग फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। देन उसके बाद है क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, सो क्रॉस ब्रीडिंग पर्पस गुड नॉलेज इन ऑफ ब्रीडिंग एंड मेथड एंड सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स आर एसेंशियल। तो क्रॉस ब्रीडिंग में हम दो डिफरेंट ब्रीड्स को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छी नॉलेज या गुड नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि जो ब्रीड है उसको हम सेलेक्ट कर सकें, फिर उसके बाद उसका ब्रीडिंग कर सकें। सो इनिशियल क्रॉसिंग बोथ कॉक्स एंड hen शुड बी यूज्ड एज पर स्ट्रेन। वंस अ ब्रीड कपल इज़ इन्वॉल्व इन ब्रीडिंग दीज शुड नेवर बी यूज फर्दर, ठीक है। तो जब हम इनिशियल क्रॉसिंग करते हैं तो जो कॉक है और जो हेंस है दे शुड यूज एज पर स्ट्रेन, ठीक है। तो जो कॉक है और जो hen है उनको एक बार ब्रीड करने के बाद उनको फिर से ब्रीडिंग करने से रोक दिया जाता है, या उनको फिर ब्रीडिंग होने उनके बीच में ब्रीडिंग या मेटिंग करने नहीं दिया जाता है, ओके। सो वंस अ ब्रीड कपल इज इन्वॉल्व इन ब्रीडिंग दिस शुड नेवर बी यूज फर्दर इन कॉटेज इंडस्ट्री फॉर रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड मीट। क्रॉस ब्रीडिंग इज यूजुअली प्रैक्टिस, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसमें मेनली क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है ताकि जो एग्स है वो जल्दी से प्रोड्यूस हो और जो मीट है जल्दी से प्रोड्यूस हो, ओके। देन इसी क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, देन सिलेक्शन ऑफ एग्स। द हेंस नॉर्मली स्टार्ट लेइंग एग्स फ्रॉम फरवरी एंड कंटिन्यू टिल अगस्त विद सम इंटरवल। तो जो हेंस है वो नॉर्मली कब एग ले करता है, फरवरी के स्टार्टिंग से लेके अगस्त के एंडिंग तक, और बीच बीच में कुछ इंटरवल्स वहाँ पे देखने को मिलता है जब वो एग प्रोड्यूस नहीं करता। जो कुछ हेंस हैं दे ले एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी, हाउएवर रेनी सीजन इज़ द बेस्ट टाइम टू रेज चिकन्स, ठीक है। तो मेनली कुछ हेंस है वो अक्टूबर से जनवरी तक एग ले करते हैं, बट जो अगर चिकन को रेज करना होगा तो जो बेस्ट टाइम है दैट इज़ द रेनी सीज़न, क्योंकि रेनी सीज़न में जो ग्रीन फूड है वो अवेलेबल रहता है बर्ड्स के लिए, और जो एनिमल फूड है वो भी अवेलेबल रहता है बर्ड्स के लिए, ताकि जो एक न्यूट्रिशियस हम फूड बोलेंगे या न्यूट्रिशियस डाइट है वो मिलता है किसको, बर्ड्स को। तो उसकी वजह से जो ये रेनी सीज़न है इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर द रेजिंग ऑफ द चिकन्स। सो द एग्स इन रेनी सीजन आर वेरी फर्टाइल एंड हैच आउट वेल। जो एग्स रेनी सीजन्स में डेवलप होते हैं या रिलीज़ होते हैं दे आर वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होते हैं और जल्दी से वो हैच आउट हो जाते हैं। सो जो सिलेक्शन ऑफ फर्टिलाइज एग्स फॉर इंक्यूबेशन कैन बी डिटरमाइन थ्रू द फॉलोइंग वेज। जो हमें फर्टिलाइज एग को सिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए कुछ तरीके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले द एग्स लेड बाय बेस्ट हेंस शुड बी यूज। जो सबसे गुड क्वालिटी के हेंस हैं उन्होंने जो एग्स रिलीज़ किए हैं उसको यूज़ किया जाना चाहिए। देन द एग्स ऑफ 3 to 5 days ओल्ड इन समर सीजन एंड 7 days ओल्ड इन विंटर सीजन शुड बी यूज इन इंक्यूबेटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एग ले होने के बाद समर्स की अगर हम बात करेंगे तो 3 से 5 days ओल्ड जो एग्स है उसको हम यूज़ करेंगे समर में, और जो 7 days जो ओल्ड एग्स हैं उसको हम यूज़ करेंगे विंटर में, और उन एग्स को यूज़ करने के बाद उनको इंक्यूबेटर में डाल देंगे ताकि वहाँ पे वो हैच करें, ओके। सो जो आइडियल साइज़ है एग्स का इट शुड बी और ऑर्डिनरी साइज एंड स्मूथ सरफेस।
तो जो नॉर्मल फर्टिलाइज एग्स को पता करना होगा तो उनका साइज़ क्या रहता है, ऑर्डिनरी रहता है, ज़्यादा बड़े भी नहीं रहते, ज़्यादा छोटे भी नहीं रहते, और उनका जो सरफेस वो क्या रहता है, हमेशा स्मूथ रहता है। ओके, द एग्स ऑफ टू स्मॉल एंड टू लार्ज शुड बी रिजेक्टेड। जो साइज़ में बड़े होंगे और जो साइज़ में बहुत छोटे होंगे तो उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। सो द एग्स वेदर फर्टिलाइज और नॉट कैन बी टेस्ट। द एग आफ्टर 7 days ऑफ इंक्यूबेशन कैन बी केप्ट अगेंस्ट लाइट। तो जो फर्टिलाइज है या नहीं है उसको हम चेक कर सकते हैं। 7 days के इंक्यूबेशन के बाद हम उसको लाइट में देखेंगे, तो अगर आपको वहाँ पे कुछ मूवमेंट दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि दीज एग्स आर फर्टिलाइज्ड। अगर आपको वहाँ पे कोई भी डॉट या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे लाइट के अंदर तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। देन इंक्यूबेशन एंड हैचिंग। तो इंक्यूबेशन मीन्स अब हम उस एग्स को इंक्यूबेटर में डालेंगे, एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे ताकि जो चिक्स है उस इंक्यूबेटर से या उस एग्स के अंदर वो जो चिक्स है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाए, और देन उसके बाद वो उस एग्स के थ्रू, शेल्स के थ्रू बाहर आ जाए। तो इंक्यूबेशन में क्या होता है हम देखेंगे इन कनेक्शन विथ, तो इंक्यूबेशन में आप देख सकते हैं in connection with the production of new chicks, the healthy fertilized eggs are incubated and the chicks are hatched out after a few days। तो इंक्यूबेशन करने से पहले हमें ये सिलेक्शन करना है कि कौन सा एग फर्टिलाइज्ड है, कौन सा एग अनफर्टिलाइज्ड है। जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको सिलेक्ट करना है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसको रिजेक्ट किया जाता है और उसको मार्केट में बेच दिया जाता है फॉर एग। ठीक है। सो अगर आपने फर्टिलाइज एग, हेल्दी फर्टिलाइज एग्स को लिया तो इंक्यूबेशन के कुछ दिन के बाद वो हैच हो जाते हैं। सो दिस इवेंट नीड्स इनिशियली द सिलेक्शन ऑफ एग्स बिकॉज अनफर्टिलाइज एग्स डू नॉट गिव चिक्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए हमको सबसे पहले सिलेक्शन करना है किसका, फर्टिलाइज एग्स का और अनफर्टिलाइज एग्स का। जो अनफर्टिलाइज एग्स है उसको हम इंक्यूबेट करेंगे, जो अनफर्टिलाइज है उसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो कैसे सिलेक्शन करेंगे, इफ़ द एग इनसाइड इज सीन ट्रांसपेरेंट दैट शुड बी कंसिडर एज अनफर्टिलाइज एग। तो अगर हम लाइट के अंदर हम देखेंगे, ठीक है, तो अगर आपको ट्रांसपेरेंसी दिखेगा एग्स में तो हम उस एग्स को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो एग क्या है, अनफर्टिलाइज है। एंड इन केस ऑफ फर्टिलाइज एग द सेंटर शोज एन ओपेक अपीयरेंस। तो अगर आप लाइट के अंदर देखोगे तो जो सेंटर है उसमें आपको एक ओपेक अपीयरेंस दिखेगा, वहाँ से आपको लाइट पास नहीं होगा। तो आप पता लगा सकते हैं कि ये जो एग है वो फर्टिलाइज्ड है। ओके, तो जब आप लाइट के अंदर देखोगे तभी आपको ये चीज़ें दिखेगी, ऐसे नॉर्मली दिखेगा नहीं। तो जो दूसरा है इंक्यूबेशन एंड हैचिंग ऑफ एग्स। एक बार आपने जो एग को सिलेक्ट कर दिया तो उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस दैट इज़ द सिलेक्ट इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन प्रोसेस क्या है, इंक्यूबेशन प्रोसेस है हम एग को एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि वो जो जाइगोट है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाए और जो यंग वन है उस एग के शेल के अंदर प्रॉपरली डेवलप हो और जो यंग वन है वहाँ पे फॉर्म हो। देन 21 डेज़ के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो जो यंग वन है उस एग से इमर्ज हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। तो जो इंक्यूबेशन है वो दो तरीक़ों से होता है, एक नेचुरल इंक्यूबेशन और एक आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन। तो नेचुरल इंक्यूबेशन में हम क्या करते हैं, जो एग है, जो चिक है, जो हैन है वो खुद इंक्यूबेटर की तरह काम करता है और वो मेनली एग्स के ऊपर बैठते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूडी हैन। ठीक है, ब्रूडिंग जिसको हम बोलते हैं। और तो जो ब्रूडर है या जो ब्रूडी हैन है वो कम से कम 10 एग्स के ऊपर बैठ के उसको इंक्यूबेट करता है। देन उस एग्स का हैचिंग होता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम द hen शुड बी kept undisturbed. It should be provided food and water to complete the incubation. 21 days are required and then by bursting the eggs shell the new chicks come out। ठीक है, तो उस पीरियड में जब जो hen है एग्स के ऊपर ब्रूडिंग कर रहा है तो उस टाइम पे उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो और साथ साथ में जो hen है उसको वाटर अवेलेबल करना है, उसको फूड अवेलेबल करना है और उसको डिस्टर्ब होने नहीं देना है। तो 21 डेज़ के बाद जब ये इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होगा तो जो चिक्स हैं वो उस शेल से बाहर निकल के आएंगे। तो यहाँ पे हम जो हैन है उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज ए इंक्यूबेटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंक्यूबेशन। इसके बाद आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंक्यूबेटर मशीन का यूज़ करते हैं विच मेंटेन्स एन आइडियल एनवायरनमेंट दैट इज़ अबाउट 37 डिग्री 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमिडिटी रहता है 60%, जो ऑक्सीजन डेंसिटी है 20%, कार्बन डाइऑक्साइड डेंसिटी है दैट इज 0.5% एंड एयर सर्कुलेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये जो
एक आइडियल इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करता है जो हैन, वो हम मशीन के थ्रू उस एग्स को प्रोवाइड कराते हैं। जो मशीन है जिसमें ये जो सारी चीज़ें हम मेंटेन कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं, ऑक्सीजन डेंसिटी मेंटेन कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डेंसिटी मेंटेन कर सकते हैं और एयर सर्कुलेशन भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करने के बाद एक आइडियल इन्वायरमेंट जब इन एग्स को मिलता है तो वहाँ से हमारा जो चिक है वो डेवलप होता है। सो जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग इंक्यूबेटर्स हैं, दे आर यूज टू यील्ड मोर चिक एट ए टाइम। तो कम से कम 500 टू या 200 टू 300 जो चिक्स है वो डेवलप होते हैं एक सिंगल इंक्यूबेटर से। तो जो इंक्यूबेटर से वो डिफरेंट रहते हैं कमर्शियल जो पोल्ट्री फार्म में यूज़ होता है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर, फ्लैट टाइप एंड कैबिनेट टाइप। तो जो फ्लैट टाइप इंक्यूबेटर है उसमें कम से कम 550 टू 500 एग्स हैच हो सकता है एट ए टाइम, और इट हैज़ ओनली ए सिंगल layer on which the eggs are kept. The cabinet type incubator has been made to incubate a large number of eggs at a time with several layers। ठीक है, तो जो फ्लैट टाइप है उसमें सिर्फ एक ही लेयर रहता है जहाँ पे हम एग को रखते हैं, फिर उसका इंक्यूबेशन होता है, और हम एक ही लेयर में कम से कम 50 से लेकर 500 एग्स एक टाइम पे हम उसको इंक्यूबेट कर सकते हैं। बट जो कैबिनेट टाइप है वो थोड़ा उससे बड़ा रहता है, तो उसमें बहुत सारे लेयर्स रहते हैं और हम एक बहुत ज़्यादा हम एग्स को इंक्यूबेट कर सकते हैं एक साथ। ओके, देन जो 21 दिन के बाद जब इनका इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, सो द चिक्स कम्स आउट फ्रॉम द एग्स एंड दे आर टेकन फॉर रेयरिंग। देन उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, दैट इज़ द रेयरिंग ऑफ चिकन। द न्यूली synthesized chicks should be kept under proper management during the growth of the chicks. These are categorized as chick stage, grower stage and layer stage। तो हैचिंग के बाद जो चिक्स है उनको प्रॉपर मैनेजमेंट में रखा जाता है। ठीक है, तो और उनके ग्रोथ के बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे चिक स्टेज जो पहला है, उसके बाद जो ग्रोअर स्टेज है जब वो डेवलप हो रहे हैं, उसके बाद जो लेयर स्टेज जब वो एग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो जो पहला स्टेज है दैट इज़ द रेयरिंग स्टेज। तो रेयरिंग स्टेज या रेयरिंग एट चिक स्टेज किसको बोलेंगे हम, 0 से लेके 2 मंथ्स ओल्ड तक हम उसको क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 36 आवर्स द न्यूली फॉर्म चिक्स आर ट्रांसफर्ड टू ब्रूड चैम्बर विच इज़ प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड कीप डिसइंफेक्टेड। तो 36 घंटे पूरे करने के बाद बर्थ के, तो हम क्या करते हैं, उन चिक्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं एक ब्रूड चैम्बर में, जिसको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट किया जाता है या उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है एंड उसको डिसइंफेक्ट करके रखा होता है ऑलरेडी। तो जो ब्रूड चैम्बर है तो उसका जो फ्लोर है इट इज़ प्रोवाइडेड विद लिटर, तो वहाँ पे लिटर प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रोवाइड हीट इन ब्रूड चैम्बर, लाइट इज़ अरेंज। जो ब्रूड चैम्बर है वहाँ पे लाइट अरेंज होता है ताकि जो हीट है वो मेंटेन हो। द बर्ड्स आर गिवन स्टार्टर मैश वेयर प्रोटीन एंड मिनरल कंटेंट्स आर मोर। तो उनको जो डाइट प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टार्टर मैश। तो उन स्टार्टर मैश में उस डाइट में क्या रहता है, प्रोटीन और मिनरल कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड वीक द टेम्परेचर ऑफ ब्रूड चैम्बर इज़ रिड्यूस। तो 2 हफ्ते के बाद जो ब्रूड चैम्बर है उसका टेम्परेचर क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इनिशियली दीज आर गिवन मॉइस्टन फूड व्हेन द चिकन्स आर ऑफ 6 to 8 days ओल्ड। द शार्प एंड ऑफ द चिकन beaks is cut down with the help of electric debeaker during that time to save the chicken from severe infection the vaccination is given। तो जब ये जो चिकन्स है, ठीक है, जब ब्रूड का हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो उस टाइम पे उसको मॉइस्चर फूड दिया जाता है। और जो 6 से 8 ईयर्स डेज़ के जो चिकन्स हैं तो उनके जो बीक है, ठीक है, उसको कट किया जाता है किसके साथ, इलेक्ट्रिक डिबीकर के साथ। और साथ साथ में उनको इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि किसी इन्फेक्शन से उनको प्रोटेक्शन मिल जाए या उनको प्रिवेंशन मिल जाए। तो इसीलिए उनको वैक्सीनेशन भी किया जाता है ताकि जो उनका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये हो गया 0 से लेके 2 मंथ्स ओल्ड की बात है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट है दैट इज़ द रेयरिंग एट ग्रोअर स्टेज। अब ग्रोअर स्टेज पे हम कैसे रेयर करते हैं, दैट इज़ अबाउट 2 to 8 months ओल्ड। सो दीज आर रेयर्ड इन ए सेपरेट रेयरिंग रूम। तो उनको अलग रेयरिंग रूम में उनको रेयर किया जाता है या ब्रीड किया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड ग्रोअर्स आर गिवन फूड 6 टाइम इन ए डे। तो इस टाइम पे उनको 6 टाइम खाना दिया जाता है ताकि उनका साइज़ क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए।
और इन द फर्स्ट टाइम द फूड इज़ गिवन जस्ट आफ्टर सनराइज एंड द लास्ट एट द सनसेट। तो जो पहला खाना दिया जाता है वो सनराइज़ के टाइम पे दिया जाता है, सनराइज़ से पहले दिया जाता है, और उसके बाद जो लास्ट उनको खाना दिया जाता है वो सनसेट से पहले दिया जाता है। सो कलिंग इज़ डन ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो सिलेक्शन भी किया जाता है या कलिंग रिजेक्शन भी किया जाता है। जो भी हेल्दी होंगे उसको हम रखेंगे, और जो भी अनहेल्दी आपको दिख रहा होगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, वहाँ से निकाल देंगे। ओके, सो बिसाइड द नॉर्मल मैश दिस बर्ड्स आर ऑल्सो गिवन ड्रिफ्ट्स ऑफ मैस्टिकेशन ऑफ फूड्स। शेल ग्रिड्स आर गिवन quite suitable for the purpose and they are commonly used in the poultry farm. Size shell grids are available in the market. तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल मैश के साथ हम उनको जो मैस्टिकेटेड फूड्स हैं वो देते हैं, ठीक है। तो जो शेल ग्रिड्स हैं दे आर वेरी सूटेबल फॉर द पर्पस। ये जो शेल ग्रिड्स है वो मार्केट में अवेलेबल रहता है, तो हम उसको खिलाते हैं किसको, हमारे बर्ड्स को। देन जो थर्ड है दैट इज़ द quantitative variation in mesh constituent among the chick grower and layer। जो वेरिएशन है किस में, मेश कंस्टिट्यूएंट्स में, किस में, चिक्स में और ग्रोवर में और लेयर में। तो जो पोल्ट्री कीपर है उसको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ चिक इन पोल्ट्री फार्म द क्वालिटी चेंजेस इन मास कंस्टिट्यूएंट शुड बी मेड इन अकॉर्डिंग द मॉडिफाइड मास feed be given to the poultry birds after hatching from fertilized eggs. Newly emerged chick that is 0 to 2 months old passes the grower stage 2 to 8 months old, and finally that matures to layer that is 9 to 20 months old or cock. The mesh food nature for the three set group is presented बिलो, ठीक है। तो उनके ग्रोइंग स्टेज के हिसाब से हमें उसको क्या खिलाना है, खाना खिलाना है, ठीक है। तो ज़ीरो से लेके 2 मंथ्स के लिए डिफरेंट खाना है। जो ग्रोअर स्टेज दैट इज़ 2 to 8 मंथ उनके लिए डिफरेंट खाना है, और जो 9 से 20 मंथ्स ओल्ड है उनके लिए अलग खाना है, ठीक है। तो वो हमें सिलेक्ट करना है, फिर उनको खिलाना है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। सो जो डेली रोटेशन फॉर पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री बर्ड, द मेश अमाउंट गिवन टू द पोल्ट्री बर्ड शुड बी चेंज अलॉन्ग विद द चेंज ऑफ देयर एज। द मेश फीड अमाउंट kg for 100 birds rearing in the farm should be given as under, ठीक है। तो हमें कितना खाना खिलाना है वो भी हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप जो ग्रोइंग स्टेज है, सॉरी जो रेयरिंग जो चिक स्टेज है, अगर आप उसमें 50 kg देते हो 100 बर्ड्स के लिए, तो जब उनका जो एज बढ़ जाता है, जब वो ग्रोअर स्टेज पे पहुंचेंगे, तो आप उतना खाना उन 100 चिक्स के लिए सूटेबल या इनफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप उसको खाने के क्वांटिटी को आपको बढ़ाना है, ठीक है। और उन खाने में प्रोटीन लेवल, मिनरल लेवल भी आपको बढ़ाना है, ठीक है। जैसे जैसे वो डेवलप होते जाएंगे उतना आपको खाने का जो अमाउंट है वो बढ़ाना है, और जो खाने में जो भी प्रोटीन्स है, जो मिनरल्स है, उनको भी क्या करना है, आपको बढ़ाते जाना है, ताकि उनका जो डेवलपमेंट है प्रॉपरली हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द principle and management of poultry breeding. Thank you.